हेलो गाइस। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हमने सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने पैथोफिजियोलॉजी मेनली हमने देखा था और हमने एक्लेम्सिया की भी कुछ डिटेल्स हमने देखी थी। ठीक है, आज हम क्या देख रहे हैं कि प्लासेंटल इस्कीमिया जब होता है ना, प्लासेंटल इस्कीमिया प्लासेंटल इस्कीमिया क्या करता है, ये फीटस को भी इफेक्ट करता है। प्लासेंटल इस्कीमिया की वजह से मदर को तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा है ना। बट प्लासेंटल इस्कीमिया ऑल्सो इफेक्ट फीटस, ऑल्सो इफेक्ट फीटस। ठीक है, तो फीटस में क्या इफेक्ट करती है और कैसे इफेक्ट होता है। तो देखिए, जब प्लासेंटल इस्कीमिया होता है तो हमने क्या पढ़ा कि प्लासेंटा का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, जब प्लासेंटा का साइज स्मॉल होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि बेबी को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बेबी के ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी भी हम बोलते हैं। ठीक है, सो इट ऑल्सो इफेक्ट फीटस एंड व्हेन देयर इज स्मॉल प्लासेंटा ड्यू टू प्लासेंटल इस्कीमिया। प्लासेंटल इस्कीमिया की वजह से क्या हो रहा है, स्मॉल प्लासेंटा हो रहा है ना। और स्मॉल प्लासेंटा जब भी होगा ना, व्हेन देयर इज स्मॉल प्लासेंटा लीड्स टू यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी, यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी। क्या होता है ये यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी सर? सो यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी का मतलब नथिंग, इसका मतलब है कि यहां पर ब्लड सर्कुलेशन बेबी को प्रॉपर नहीं हो रहा है। सो डिक्रीजेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू फीटस, ब्लड सप्लाई टू फीटस। ठीक है, क्लियर। देखिए अब क्या हो गया कि जब स्मॉल प्लासेंटा है और स्मॉल प्लासेंटा है तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी हुआ। प्लासेंटल इनसफिशिएंसी का मतलब कुछ भी नहीं है, ये ब्लड सप्लाई जो बेबी को डिक्रीज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं प्लासेंटल इनसफिशिएंसी। जब ब्लड सप्लाई बेबी को डिक्रीज होगा, है ना, तो वहां पर दो प्रॉब्लम आ सकती हैं। एक तो क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। अभी हम बात करें फीटस की यानी कि बेबी की। ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लेस यूरिन बनेगा, है ना। बेबी का यूरिन जो है वो बहुत कम होगा। और जब लेस यूरिन होगा तो वहां पर क्या हो सकता है, ओलिगो हाइड्रोमाइनस हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ओलिगो हाइड्रोमाइनस। और आपको पता है ओलिगो हाइड्रोमाइनस का मतलब क्या होता है। सो ओलिगो हाइड्रोमाइनस का मतलब होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये क्या हो गया है, कम हो गया है, यानी कि लेस एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड कहां से बनता है और कैसे बनता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड फीटस की यूरिन से बनती है ना। कैसे बनता है, फीटस की यूरिन से बनती है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनती है, फीटस की यूरिन से बनती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यूरिन जो है वो लेस हो रहा है। ऑब्वियसली यूरिन लेस होगा तो क्या होगा, ओलिगो हाइड्रोमाइनस होगा। और लेस यूरिन क्यों हो रहा है सर, क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है। और रीनल ब्लड फ्लो क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्लासेंटल इनसफिशिएंसी है। और प्लासेंटल इनसफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि प्लासेंटल इस्कीमिया है। ठीक है, क्लियर क्लियर। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो हो सकता है IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और रिटार्डेशन हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बेबी का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉब्लम है जो फीटस में भी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक और चीज आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जो PIH में जो इफेक्ट होता है, हमने कल पढ़ा था, मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन PIH,
वो कौन सा है सर? सो वो किडनी है, ठीक है। और ये मदर में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है और फीटस में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको एक्लेम्सिया के बारे में जानना चाहिए। तो एक्लेम्सिया का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। एक्लेम्सिया क्या है? एक्लेम्सिया का मतलब क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ा है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर प्लस सीजर। और किस टाइप का सीजर है ये आप लोग बताएंगे। अभी नोट्स देखिए और नोट्स देखकर बताइए, अगर याद है तो आप उनको कमेंट करिए। सीजर कौन सा होगा? तो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। चलिए अब आपको क्या याद रखना है इसमें कि एक्लेम्सिया जो है वो एंटीपार्टम एक्लेम्सिया भी हो सकता है और पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया भी हो सकता है। एंटीपार्टम एक्लेम्सिया और दूसरा क्या हो सकता है? तो पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया। यस, पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया। सो क्या है सर ये एंटीपार्टम एक्लेम्सिया और पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया? तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर सीजर डिलीवरी से पहले आ रही है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर तो है ही, बट सीजर जो है वो कब आ रही है? डिलीवरी से, यानी कि बेबी डिलीवर होने से पहले आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीपार्टम एक्लेम्सिया, ठीक है। और एंटीपार्टम एक्लेम्सिया मोस्ट कॉमन एक्लेम्सिया है और इसका प्रोग्नोसिस होता है बहुत ही वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। सो सीजर बिफोर डिलीवरी, सीजर बिफोर डिलीवरी एंड दिस वन इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। एंटीपार्टम एक्लेम्सिया क्या है? मोस्ट कॉमन एक्लेम्सिया है और ये इसका प्रोग्नोसिस कैसा होता है? तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है इसका, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया। पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया का मतलब क्या? ऑब्वियसली आप जानते हैं पोस्टपार्टम क्या होता है, यानी कि डिलीवरी के बाद। अगर डिलीवरी के बाद, ठीक है, अगर डिलीवरी के बाद 48 आवर्स के अंदर अंदर में अगर सीजर आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया बोलेंगे। सो सीजर आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी विदिन 48 आवर्स, विदिन 48 आवर्स, ठीक है, विदिन 48 आवर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया बोलेंगे, ठीक है। तो एक्लेम्सिया के बारे में ये कुछ हमसे छूट गया था, तो ये आज हम कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीआईएच। मैनेजमेंट ऑफ पीआईएच, मैनेजमेंट ऑफ पीआईएच में हमको क्या जानने की जरूरत है? तो पहले तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट, और ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट पीआईएच का क्या होगा? तो हमने क्या पढ़ा था कि पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है वो जनरली किस चीज की वजह से होता है? तो प्लासेंटल एब्नॉर्मलिटीज या प्लासेंटल पैथोलॉजी की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर हम प्लासेंटा को हम अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होगा वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा, क्योंकि हम बेबी को हटा देंगे, बेबी को हम टर्मिनेट कर देंगे या डिलीवर हम कर देंगे, तो क्या होगा? प्लासेंटा भी हम रिमूव कर देंगे, और जब प्लासेंटा को रिमूव कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा? सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ पीआईएच, और ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ पीआईएच। तो ये क्या होगा सर? डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ पीआईएच, सो इट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंडक्शन ऑफ लेबर, और इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। सो ये आपका डेफिनेटिव मैनेजमेंट हो गया। अब हमको क्या याद रखना है? किस टाइम पर जाकर, अगर माइल्ड प्री एक्लेम्सिया होगा तो किस वीक में जाकर हम टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को?
अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया होगा तो किस वीक में जाकर करेंगे, हमको ये कुछ डाटा है जो हमको याद रखने की जरूरत है। तो अगर फीमेल को माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेट करेंगे एटलीस्ट 37 वीक्स तक, और 37 वीक्स के बाद हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को। ठीक है। अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे एटलीस्ट 34 वीक्स तक, और 34 वीक्स के बाद हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट हम करेंगे। ठीक है। वही अगर इंपेंडिंग एक्लेम्सिया है, इंपेंडिंग एक्लेम्सिया है, तो हम क्या करेंगे, अगर इंपेंडिंग एक्लेम्सिया है तो हम इमीडिएट टर्मिनेशन करेंगे प्रेगनेंसी का। ठीक है। इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। अगर एक्लेम्सिया है, अगर एक्लेम्सिया है तो हम क्या करेंगे, एक्लेम्सिया में भी हम इमीडिएट टर्मिनेशन करेंगे प्रेगनेंसी का। इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। अगर फीटल डिस्ट्रेस में है, यानी कि अगर फीटल डिस्ट्रेस है, तो इस कंडीशन में भी हम इमीडिएट टर्मिनेशन करेंगे प्रेगनेंसी। इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर एब्रिप्टो प्लासेंटा है, PIH की वजह से क्या हो सकता है, एब्रिप्टो प्लासेंटा हो सकता है। और एब्रिप्टो प्लासेंटा का मतलब क्या होता है, अर्ली डिटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वाल, है ना। यानी कि टाइम से पहले क्या होता है, प्लासेंटा जो है वो यूटेराइन वाल से निकलने लगता है, यानी कि बाहर की तरफ निकलने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रिप्टो प्लासेंटा बोलते हैं। ठीक है। सो एब्रिप्टो प्लासेंटा ड्यू टू PIH, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, इमीडिएट टर्मिनेशन करेंगे। इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम क्या करेंगे सर, इमीडिएट टर्मिनेशन करेंगे हम प्रेगनेंसी का। ठीक है। बट अगर सीवियर प्री एक्लेम्सिया है तो हम 34 वीक्स तक वेट करेंगे, और 34 वीक्स के बाद हम क्या करेंगे, तो हम टर्मिनेट कर सकते हैं। या माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है तो हम 37 वीक तक एटलीस्ट वेट करेंगे, और फिर हम टर्मिनेट करेंगे या इंडक्शन करेंगे लेबर का। ठीक है। अब अगर फीमेल को हेल्प सिंड्रोम है, हमने पढ़ा था हेल्प सिंड्रोम का भी, है ना, हेमियोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट्स, है ना। तो अगर फीमेल आपके पास आ रही है जिसको हेल्प सिंड्रोम है, तो हम क्या करेंगे, अगर हेल्प सिंड्रोम है और बेबी मोर देन 34 वीक्स की हो गई, यानी कि फीटस, यानी कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो है वो मोर देन 34 वीक्स है, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट टर्मिनेशन करेंगे। यहां पे भी इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। अगर फीटस कितना का है, 34 वीक या उससे ज्यादा का है, यानी कि जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो है ना, वो अगर 34 वीक से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम इमीडिएट टर्मिनेशन हम कर देंगे प्रेगनेंसी का। अगर लेस देन 34 वीक्स है, इफ लेस देन 34 वीक्स, तो फिर हम क्या करेंगे, हम पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, और 48 आवर्स, वी विल वेट टिल 48 आवर्स, हम वेट करेंगे 48 आवर्स तक के लिए, एंड देन हम डिलीवर करेंगे, और फिर एंड देन डिलीवर।
ठीक है, ठीक है, क्लियर। सो अगर लेस देन 34 वीक्स है और हेल्प सिंड्रोम है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं। और ये आपको याद रखना है, अगर मोर देन 34 वीक्स में है और हेल्प सिंड्रोम डायग्नोसिस आ रही है तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो सेफ होता है प्रेगनेंसी में। देखिए बहुत सारा क्लासेस है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, बट सारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रेगनेंसी में ये याद रखना होता है कि हम कौन कौन सा क्लास का ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं, कौन सा क्लास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो कौन कौन सा ड्रग्स है, तो पहले तो नंबर 1 जो ड्रग्स ऑफ चॉइस भी है लेविटालॉल। लेविटालॉल, ठीक है, लेविटालॉल क्या है, ड्रग्स ऑफ चॉइस भी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के लिए। ठीक है, अब लेविटालॉल जो है इसको हम ओरली भी हम दे सकते हैं और इसको हम आईवी भी हम दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ओरली हम कब देंगे और आईवी हम कब देंगे। तो अगर ब्लड प्रेशर, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो लेस देन 150/100 है या लेस देन और इक्वल टू 150/100 है, तो इस कंडीशन तक हम ओरली ड्रग्स हम दे सकते हैं। बट आईवी के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जब एक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, एक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस जब होता है तो इस कंडीशन में हम ओरली नहीं दे सकते क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, तो हम आईवी हम यूज करेंगे। तो एक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर मोर देन 160/110, 160/110 mmHg। ठीक है, mmHg। ठीक है, क्लियर। ब्लड प्रेशर मोर देन 160/110, मोर देन और इक्वल टू 160/110 है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और इस कंडीशन में हम लेविटालॉल आईवी यूज करेंगे। बट अगर ब्लड प्रेशर लेस देन 150/100 है या इक्वल टू 150/100 है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, लेविटालॉल ओरली यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। दूसरा जो ड्रग्स है जो है मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा। और मिथाइल डोपा जो है ये वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग्स हैं, सेफेस्ट ड्रग्स हैं। ठीक है, बट मिथाइल डोपा हम एक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसलिए जब एक्यूट हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा तो हम क्या करेंगे, लेविटालॉल आईवी ही हम यूज करेंगे। ठीक है, और नंबर 3 जो है वो है हाइड्रालाइजिन, हाइड्रालाइजिन। And after that we can use nifedipine, and after that we can use nitroglycerin, नाइट्रोग्लाइसिन। सो ये कुछ ड्रग्स हैं, सेफ हैं हाइपरटेंशन के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है, एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक और ड्रग्स है जो हम यूज कर सकते हैं जिसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड, सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड। बट ये ड्रग्स हम जनरली यूज नहीं करते, जनरली वी आर नॉट यूजिंग दिस ड्रग्स, जनरली वी डू नॉट यूज दिस ड्रग्स, यूज दिस ड्रग्स। ठीक है, तो हम कब यूज करते हैं सर ये ड्रग्स को, तो ये ड्रग्स हम यूज करते हैं सिर्फ जब रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन है, रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लड प्रेशर का लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है और ब्लड प्रेशर का लेवल एक्सीड कर गया है बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं नाइट्रोप्यूरिसाइड, अदरवाइज हम ये यूज नहीं करते। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड hypertensive drugs
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। सो कौन कौन सा ड्रग्स है? नंबर 1, पहले तो जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर हम यूज नहीं करते हैं, बट एक्सेप्ट लेविटालॉल। लेविटालॉल भी बीटा ब्लॉकर में आता है, क्योंकि जितने भी लॉल ग्रुप होता है सारा बीटा ब्लॉकर ही होता है, बट हम बीटा ब्लॉकर में सिर्फ लेविटालॉल को छोड़ के हम बाकी कोई भी ड्रग्स हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर्स की जितने भी ड्रग्स हैं वो हम कोई भी यूज नहीं करते हैं। आफ्टर दैट एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एआरबी ग्रुप के जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी सार्टेन ड्रग्स है ना, जैसे कि लो सार्टन या जितने भी सार्टेन ग्रुप है ना, वो हम यूज नहीं करते हैं। साथ ही साथ हम डायोरेटिक्स भी हम यूज नहीं करते हैं, और डाइजॉक्साइड भी हम यूज नहीं करते हैं। डाइजॉक्साइड भी हम यूज नहीं करते। ये कुछ ड्रग्स हैं जो हम यूज नहीं करते हैं। आपको याद रखना है कौन कौन सा ग्रुप हम नहीं यूज करते हैं प्रेगनेंसी में। सो बीटा ब्लॉकर हम यूज नहीं करते, बट एक्सेप्ट लेविटालॉल, ठीक है। एसी इनहिबिटर हम यूज नहीं करते। एआरबी ग्रुप, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का कोई भी मेडिसिन हम यूज नहीं करते हैं, ड्रग्स यूज नहीं करते। डायोरेटिक्स हम यूज नहीं करते हैं, और डाइजॉक्साइड भी हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। सो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज एक्लेम्सिया। सो पहले इसमें भी जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है, डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो है एक्लेम्सिया का, ये भी है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। बट आप मुझे ये बताइए कि जब भी आपके पास पेशेंट आएंगे एक्लेम्सिया में, तो ऑब्वियसली पेशेंट को सीजर आ रहा होगा, पेशेंट थोड़ा अनकॉन्शियस होगा, है ना, थोड़ा सा इमरजेंसी कंडीशन ही रहेगा आपके पास। तो पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप जो आप मैनेज करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो आप करेंगे वो करेंगे एयरवे सिक्योर करेंगे, है ना, सिक्योर एयरवे। पहले आप क्या कर रहे हैं? एयरवे को सिक्योर कर रहे हैं। और एयरवे को सिक्योर करने के बाद अब आप मुझे बताइए कि जब भी एक्लेम्सिया होगा तो वहां पर हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन होगा, प्लस वहां पे और क्या होगा? तो कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होगा। तो अब हमको हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करना है और कन्वर्जन को भी हमको ट्रीट करना है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के लिए हम क्या यूज करेंगे सर? सो हाइपरटेंशन के लिए ऑब्वियसली हम यूज करेंगे लेविटालॉल। और लेविटालॉल हम कैसे यूज करेंगे? सो आईवी हम यूज करेंगे यहां पे, ठीक है, लेविटालॉल आईवी यूज करेंगे। और कन्वर्जन के लिए हम कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे? सो कन्वर्जन के लिए हम करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। अब मैग्नीशियम सल्फेट हम क्यों यूज करते हैं? हमने फिजियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि सेरिब्रल हाइपोक्सिया होने की वजह से कन्वर्जन होता है। और सेरिब्रल हाइपोक्सिया क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाता है। तो अब हमको क्या करना है? वो कन्वर्जन को बंद करने के लिए हमको सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब हम सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे तो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब हम मैग्नीशियम सल्फेट देंगे ना, तो वहां पर वेजोडाइलेटर होगा, और जब वेजोडाइलेटेशन होगा तो वहां पर क्या होगा? ब्लड सप्लाई ब्लड फ्लो ज्यादा होगा और कन्वर्जन कम हो जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट हम क्यों यूज करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट हम यूज करते हैं वेजोडाइलेटेशन के लिए, ताकि ब्लड सप्लाई वहां पे प्रॉपर हो। तो आपको क्या लगता है, मैग्नीशियम सल्फेट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है? नो, मैग्नीशियम सल्फेट इज नॉट एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, not anti-hypertensive drugs. Is it anti-epileptic drugs? No, not an anti-epileptic drugs. Epileptic drugs, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या नहीं है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी नहीं है,
और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब आपको थोड़ा सा और क्या जानना है कि मैग्नीशियम सल्फेट काम कैसे करती है और मैग्नीशियम सल्फेट का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए। सो अबाउट मैग्नीशियम सल्फेट एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, सो पहले तो आपको ये जानना है कि मैग्नीशियम सल्फेट काम कैसे करती है। सो मैग्नीशियम सल्फेट एक्ट सेंट्रली। ठीक है, सो MgSO4 एक्ट सेंट्रली और ये कौन सा रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती है, तो NMDA रिसेप्टर को इट ब्लॉक्स NMDA रिसेप्टर ये क्या करती है, MgSO4 सेंट्रली एक्ट करती है और NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। और मैग्नीशियम सल्फेट क्या करती है, मैग्नीशियम सल्फेट ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम इनफ्लक्स, है ना, इट ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम इनफ्लक्स। ठीक है, तो ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है। मैग्नीशियम सल्फेट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। गाइस याद रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, अब और आपको क्या याद रखना है, जब ये कैल्शियम को इनहिबिट कर देगी तो ये क्या नहीं करेगी, ये कैल्शियम को न्यूरॉन्स में एंटर नहीं करने देगा, है ना। तो कैल्शियम जब न्यूरॉन्स में एंटर नहीं होगा तो क्या होता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट इज ऑल्सो अ न्यूरो प्रोटेक्टर। MgSO4 इज न्यूरो प्रोटेक्टर एंड इट कॉज vasodilation। और आपको क्या याद रखना है कि MgSO4 मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर भी है। MgSO4 इज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर एंड ऑल्सो MgSO4 decreases release of ग्लूटामेट। तो आपको यहां पर याद रखने वाला क्या है कि MgSO4 क्या करती है, ग्लूटामेट का जो प्रोडक्शन होता है इसका भी क्या होता है, ये डिक्रीज कर देती है। और ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर भी है। ठीक है, और ये न्यूरो प्रोटेक्टर भी है। और न्यूरो प्रोटेक्टर होने की वजह से क्या हो रहा है, वैसोडाइलेटेशन हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये कैल्शियम इनफ्लक्स को भी इनहिबिट कर रही है। और ये कौन सा ब्लॉकर है, किस चैनल को ये ब्लॉक करती है, तो NMDA रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती है। और ये कहां पर एक्ट करती है, तो ये सेंट्रली एक्ट करती है। और मैग्नीशियम सल्फेट क्या है सर, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में जब आप एक्लिम्सिया प्री एक्लिम्सिया के केस को आप डील कर रहे हैं तो। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट और किस किस कंडीशन में हम दे सकते हैं। सो MgSO4 कैन बी यूज्ड इन सीवियर प्री एक्लिम्सिया और इम्पेंडिंग एक्लिम्सिया और एक्लिम्सिया और हेल्प सिंड्रोम। ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम मैग्नीशियम सल्फेट का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात ये हुआ कि हम मैग्नीशियम सल्फेट को यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, सो हाउ टू यूज MgSO4। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट को यूज करने के लिए बहुत सारा रेज़मी है। ठीक है, बट जो मोस्ट कॉमनली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है प्रीचार्ड रेज़मी। वो क्या है, प्रीचार्ड रेज़मी।
प्रिचार्ड रेजिमी। सो हम कौन सा रेजिमी फॉलो करते हैं अभी प्रैक्टिकल लाइफ में? तो हम प्रिचार्ड रेजिमी ही फॉलो करते हैं, इसलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रिचार्ड रेजिमी में आपको क्या याद रखना है? पहले तो आपको याद रखना है कि लोडिंग डोज क्या होता है और कितना होता है, और मेंटेनेंस डोज क्या होता है और कितना होता है। मेंटेनेंस डोज, ठीक है, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज आपको याद रखना है। तो देखिए, लोडिंग डोज में जो है वो हम यूज करते हैं 14 ग्राम ऑफ MgSO4। 14 ग्राम MgSO4 हम यूज करते हैं। अब ये 14 ग्राम में से क्या होता है कि 14 ग्राम में से हम 4 ग्राम हम यूज करते हैं IV। 4 ग्राम हम यूज करते हैं IV 20% सोल्यूशन में, 20% सोल्यूशन में, ठीक है। और बाकी का जो 10 ग्राम है ना, ये 10 ग्राम को हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 5 ग्राम में। ये 10 ग्राम को हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, पहले 5 ग्राम में और दूसरा 5 ग्राम में, ठीक है। 5 ग्राम में हम डिवाइड कर लेते हैं और ये 10 ग्राम को हम यूज करते हैं IM, ठीक है। तो 5 ग्राम में हम डिवाइड करके इसको हम क्या करते हैं 50% सॉल्यूशन में डाइल्यूट करते हैं। 50% सॉल्यूशन में हम डाइल्यूट करते हैं और इसको हम IM इंजेक्ट करते हैं, IM इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और IM इंजेक्ट करते हैं कैसे, तो अल्टरनेट बटक पे, ठीक है, अल्टरनेट बटक पे। यानी कि पहले हम एक राइट बटक पे हमने यूज किया, तो फिर हम लेफ्ट बटक पे भी हम यूज करेंगे। तो लोडिंग डोज हमारा क्या हो गया MgSO4 का, सो 14 ग्राम। 14 ग्राम में हम क्या करेंगे, पहले हम 4 ग्राम हम निकाल लेंगे और 4 ग्राम को हम यूज करेंगे IV, और कितने परसेंट सॉल्यूशन में, सो 20% सॉल्यूशन में। फिर जो बाकी का 10 ग्राम रह गया, इसको हम यूज करते हैं IM। तो 5 ग्राम, इसको हम क्या करते हैं 5 ग्राम और दूसरा 5 ग्राम 2 में हम डिवाइड कर लेते हैं और उसको हम 50% सॉल्यूशन में हम डाइल्यूट करके हम क्या करते हैं IM हम इंजेक्ट करते हैं अल्टरनेट बटक पे। एक बार हम करेंगे राइट बटक पे, तो दूसरा बार हम करेंगे लेफ्ट बटक पे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं मेंटेनेंस डोज। हमने लोडिंग डोज जब हम दे दिया, ठीक है, हमने क्या किया, लोडिंग डोज हमने दे दिया पेशेंट को, तो हमको एवरी 4 आवर्स पे हमको क्या करना है, मेंटेनेंस डोज देना है। सो मेंटेनेंस डोज हम कब देते हैं, एवरी 4 आवर्स पे, ठीक है, एवरी 4 आवर्स पे हम मेंटेनेंस डोज हम देते हैं। तो अब आपको क्या याद रखना है कि कितना हम देते हैं, क्या डोज है इसका, तो 5 ग्राम MgSO4, 5 ग्राम MgSO4 और कितने परसेंट सॉल्यूशन में, सो 50% सॉल्यूशन में, 50% सॉल्यूशन में, ठीक है। 5 ग्राम MgSO4 कितने परसेंट सॉल्यूशन में, सो 50% सॉल्यूशन में हम देते हैं, ठीक है। और कब तक हम देंगे ये, सो कब तक हम देंगे, टिल 24 आवर्स तक, या जब तक सीजर चला नहीं जाता, ठीक है। गिव टिल 24 आवर्स, 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी और लास्ट सीजर। या तो हम डिलीवरी की 24 आवर्स तक हम देंगे, या तो लास्ट सीजर जब तक है तब तक हम क्या करेंगे 5 ग्राम MgSO4 एज अ मेंटेनेंस डोज हम देते रहेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है प्रिचार्ड रेजिमी में, एक तो याद रखना है आपको लोडिंग डोज और दूसरा मेंटेनेंस डोज। तो लोडिंग डोज में क्या होता है 14 ग्राम हम यूज करते हैं, और मेंटेनेंस डोज में हम क्या करते हैं एवरी 4 आवर्स पे हम 5 ग्राम MgSO4 हम यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए MgSO4 का जो थेरेपेटिक रेंज है वो बहुत कम है। MgSO4 थेरेपेटिक रेंज इज थेरेपेटिक रेंज जो है वो क्या है, लो है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ और कितना होता है, मतलब से भी पहले हम जान लेते हैं कितना होता है इसका थेरेपेटिक रेंज। सो 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है।
4 to 7 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पेशेंट के बॉडी में इफ पेशेंट के बॉडी में लेस देन 4 मैग्नीशियम है, लेस देन 4 मैग्नीशियम है, तो क्या करेगा, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, अगर पेशेंट की बॉडी में लेस देन 4 मैग्नीशियम है तो वहां पर क्या होगा कि जब हम मैग्नीशियम सल्फेट हम यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। और अगर पेशेंट के बॉडी में, इफ इन पेशेंट बॉडी मोर देन 7 मैग्नीशियम है, देन इट कैन कॉज और इट विल कॉज मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि जो थेरापेटिक रेंज है MgSO4 का वो बहुत ही कम है, यानी कि 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है। सो अगर लेस देन 4 है मैग्नीशियम फीमेल की बॉडी में या कोई भी हमारे पेशेंट की बॉडी में, तो वहां पर जब हम मैग्नीशियम सल्फेट हम यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। और अगर मोर देन 7 मैग्नीशियम है फीमेल की बॉडी में तो फिर वहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हो जाएगा। और जब मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी होगा तो उस कंडीशन में हमको मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देना है। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, जब भी हम मेंटेनेंस डोज हम यूज करेंगे, जब भी हम मेंटेनेंस डोज हम देंगे तो पहले हम मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को हम चेक करेंगे। ठीक है, कि पेशेंट को मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास 3 वेज हैं। सो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए हमारे पास वी हैव 3 वेज, है ना। तो क्या क्या है ये, तो पहले तो हम देखेंगे कि पहले हम क्या देखेंगे कि पटेलर रिफ्लेक्स है या नहीं है, पटेलर रिफ्लेक्स है या नहीं है। अगर पटेलर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो यानी कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी नहीं हुई है, तो अगर ये प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल होगा। अगर पेटेलर रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो फिर एबनॉर्मल होगा, यानी कि पेशेंट की बॉडी में मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो रही है। ठीक है, नंबर 2 यूरिन आउटपुट हम देखेंगे, और यूरिन आउटपुट में अगर मोर देन और इक्वल टू 30 ml पर आवर यूरिन अगर आउटपुट हो रहा है तो ये नॉर्मल होगा। और अगर यहां पर लेस देन 30 ml यूरिन पर आवर अगर हो रहा है तो ये फिर एबनॉर्मल होगा, ये फिर क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। ठीक है, नंबर 3 में हम रिस्पिरेटरी रेट हम चेक करेंगे, और रिस्पिरेटरी रेट में अगर हमको मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट अगर हो रहा है पेशेंट को तो ये नॉर्मल होगा। और लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट है तो ये फिर एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो जब भी हम मेंटेनेंस डोज हम पेशेंट को हम देंगे तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का ये कुछ चीजें हैं जो हम चेक करेंगे कि पेटेलर रिफ्लेक्स है या नहीं है, यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर है या नहीं है, और रिस्पिरेटरी रेट मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट है या नहीं है। अगर इतना है तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी नहीं है, अगर ये सब नहीं है, एब्सेंट है, यानी कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है वहां पे। ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है अभी यहां पे, इफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, if things are present, then we can give
give maintenance dose. Maintenance dose, and if these things are absent, then we cannot give maintenance dose. ठीक है। सो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को हमको चेक करना है जब भी फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी हम मैग्नीशियम सल्फेट की मैग्नीशियम सल्फेट की मेंटेनेंस डोज देते हैं तो पहले हम मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को हम चेक करेंगे, फिर हम मेंटेनेंस डोज हम देंगे। ठीक है। और मान लीजिए अगर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गया तो क्या क्या साइन हमको देखने को मिलेगा। सो साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, सो फर्स्ट साइन जो है वो हमको देखने को मिलेगा एब्सेंट नी जर्क, और कितना होगा ये, सो लेस देन 10 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है। दूसरा हमको क्या देखने को मिलेगा, रिस्पिरेटरी अरेस्ट और डिप्रेशन, ठीक है। और हमको क्या देखने को मिलेगा, स्लरिंग ऑफ स्पीच, यानी कि वो क्लियरली बोल नहीं पाएंगे। ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। क्यों कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर MgSO4 यूज करें और MgSO4 क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो इसलिए कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। और एक्सेसिव स्वेटिंग होगा पेशेंट को। ठीक है। तो ये कुछ साइंस है जो हमको देखने को मिल सकता है जब मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी होगा। ठीक है, क्लियर। अगर मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी हो गया तो हम एंटीडोट पे हम यूज करेंगे, एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। और ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। सो एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इज कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। सो कैल्शियम ग्लूकोनेट हम मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, तो कितना हम यूज करते हैं, तो 10 ml। और कैसे हम यूज करेंगे, तो IV हम यूज करेंगे। और कितने % सॉल्यूशन में हम यूज करेंगे, सो 10% सॉल्यूशन में हम यूज करेंगे। ठीक है, 10% सॉल्यूशन में हम यूज करेंगे। क्लियर। अब एक और चीज जो आपको मोस्ट कॉमनली आपको याद रखने की जरूरत है, हम किस फीमेल में मैग्नीशियम सल्फेट की यूज नहीं करते हैं। सो अगर किसी भी फीमेल को MgSO4 इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर पेशेंट, फीमेल। ठीक है। सो हम किस फीमेल में यूज नहीं करते हैं, जिस फीमेल को रीनल प्रॉब्लम है, यानी कि रीनल फेलियर की प्रॉब्लम है, उस फीमेल में हम मैग्नीशियम सल्फेट की यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि वहां पे किडनी में क्या होगा, किडनी प्रॉपर फिल्टरेशन ही नहीं कर पाएगा, फिर एक्सक्रेशन नहीं होगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट बॉडी में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम रीनल फेलियर की फीमेल में हम क्या नहीं करते, मैग्नीशियम सल्फेट की यूज नहीं करते। क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए PIH के बारे में। तो हमने पार्ट 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको इतना पता है तो आप ऑलमोस्ट आप सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं
PIH प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के रिगार्डिंग। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच।